Hello everyone, welcome to Study IQ. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्लाइमेटोलॉजी जो यूनिट है हमारी पेपर 1 की, उसमें एक टॉपिक है जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस। उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो जो भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में उसको किस तरीके से आंसर करना है एंड व्हाट कैन बी द अप्रोच टू आंसर सच क्वेश्चंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, राइट। सो यहाँ पर ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। स्टडी आईक्यू पर जो ऐप पर कोर्स अवेलेबल है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। सो जिनको भी फाउंडेशन से शुरुआत करनी है, बेसिक से शुरुआत करनी है, दे कैन सी दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो दिस कोर्स इज़ अवेलेबल एट स्टडी आईक्यू, राइट। सो यहाँ पर एक बारी हम देख लेते हैं पहले कि व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं, राइट। सो वन इज द डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्राइसेल्युलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. Other question is explain the meridional circulation of atmosphere and its importance in the world climate. Discuss in detail tricellular model of atmospheric circulation. So again, यहाँ पे ये दूसरा question है, right? So mostly the questions from general atmospheric circulation are asked from, ये आपको meridional circulation is one of the model to study general atmospheric circulation. So mostly इस पर questions आए हैं, right? Then what is the significance of this मेरिडियनल सर्कुलेशन, आपको ये पता होना चाहिए एंड इतना अगर आपको पता है सो दैट विल एक्चुअली डू इन द क्वेश्चन. सो वी हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइसेल्युलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. बट बिफोर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो जनरली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता क्या है, विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. Atmospheric circulation is basically the movement of air due to pressure gradients, and that pressure gradient can be at global level. ग्लोबल लेवल पे ये प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है, रीजनल लेवल पे हो सकता है एंड लोकल लेवल पे हो सकता है. So because of this pressure gradient there is movement of air that we actually talk as atmospheric circulation. Now when it is at global level, right, global level पर हम इसको देखते हैं तो we call it as primary circulation. Then we call it as primary circulations which are generally your planetary winds. So planetary winds include your trade winds, westerlies and polar easterlies. ये आपकी प्राइमरी सर्कुलेशंस में आते हैं. देन अगर हम सेकेंडरी सर्कुलेशंस की बात करें तो सेकेंडरी सर्कुलेशंस में जनरली आपकी दीज आर नॉट अ ग्लोबल फिनोमेना, ये रीजनल होते हैं या फिर आपको सीजनल मिलेंगे ये. सो दीज आर योर साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसके अलावा मॉनसून विंड्स, दीज फॉर्म सेकेंडरी सर्कुलेशंस. देन कम्स योर टर्शरी सर्कुलेशंस. दीज आर मोर लोकल एंड दे आर लोकल विंड्स. जैसे कि आपकी लू है, इंडिया में लू चलती है, राइट, इन द समर मंथ्स. सो दैट लू इज अ लोकल विंड, ग्लोबल फिनोमेना नहीं है. वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में चिनूक चलती है जिसको स्नो ईटर्स कहते हैं. सो दैट इज अ लोकल विंड. सो वो किस में आता है, टर्शरी सर्कुलेशंस में आता है, राइट. तो अगर हम बात करें कि ये जो सर्कुलेशंस हैं, द जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, ये क्यों होते हैं, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, कॉज क्या है. सो वन कॉज इज द स्पेशियल हीट इम्बैलेंस.
we know that जो solar radiations हैं they are not received in equal amount on entire earth. जो tropical areas हैं they actually receive more vertical solar rays and radiations, right, whereas the polar areas they receive slanting radiations. So there is energy deficit. If we talk about this zone, the tropical zone, it is energy heat surplus zone. This is heat deficit zone, the polar areas. These are heat deficit zones. So this spatial imbalance in heat, right, because of spatial imbalance in the solar radiation is one of the reasons for these atmospheric circulations to develop, right, because it leads to the pressure gradient, it leads to the development of pressure gradient, and consequently what happens, we see that atmospheric circulations take place. उसके अलावा there is also one other reason that the angular momentum, जो absolute angular momentum है, at equator it is maximum and at pole, towards the poles or at poles it is zero. So towards pole it is declining, right? So to conserve angular momentum also these general atmospheric circulations take place, right? So if we talk about winds in the polar areas, right, so वहाँ पे क्या है, since the angular momentum is declining, right, so to conserve angular momentum the winds they actually strengthen their speed, right, and we know that winds are moving in the easterly direction, so they will actually strengthen in their velocity, right? So that happens. So conservation of angular momentum, and one is this heat balance को maintain करने के लिए this general atmospheric circulation takes place, right? So this much you should know. उसके मतलब we have discussed कि पहले तो general atmospheric circulations होते क्या है, right? Then what is the cause behind those circulations, right? उसके अलावा you should also be knowing what is the significance. What is the significance of these circulations, right? So more or less the questions which are asked they come from these key themes only, right? Significance क्या है, ट्राईसेल्यूलर मेरीडियनल सर्कुलेशन बता दो, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस क्या है, राइट? सो यही हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए. सो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सो ऑब्वियसली व्हेन वी नो दैट देयर इज दिस हीट इम्बैलेंस, व्हेन वी नो दैट देयर इज रेडिएशन जो है spatially it is not uniformly distributed, the solar radiation, so obviously these circulations they take place to actually ensure that there is heat balance. So heat balance from heat surplus areas to heat deficit areas. So they have to ensure heat balance. So from equator towards pole, heat balance करने के लिए ये atmospheric circulations होते हैं, right? From between land and sea, also we see that land and sea breezes are there. So again, so to ensure that there is heat balance between land and sea also, these circulations take place. उसके अलावा it also ensures that there is moisture balance, right? So we know that the tropical areas they have more moisture, the polar areas they are moisture deficit, so it also ensures that moisture is being distributed. So moisture balance, or we can say it helps in maintaining the hydrological cycle. It helps in maintaining the hydrological cycle. So you can talk about that in significance, right? So now talking about this question, discuss the mechanism and significance of tricellular meridional circulation of atmosphere. Again, the question is from the very thing that we discussed कि significance क्या है और ये circulation क्या है, right? So there are some important models which are given, right? One is this tricellular meridional circulation model. Then there are certain other models also, जैसे wave model है, zonal circulations है, right? So I'll talk about that, right? So in this question आपको introduction में आप पहले तो बता दो कि मेरीडियनल सर्कुलेशन क्या होता है, right? मेरीडियनल सर्कुलेशन is the atmospheric circulation along the meridian, that is along the longitude,
And why this circulations take place? Because of the temperature and pressure gradient that we have already discussed. So meridional circulation of atmosphere means vertical movement, that is along the longitude of air due to temperature and pressure gradient, right? So that is your meridional circulation, which takes place along the meridian, that is along the longitude. So you have talked about this. उसके बाद आपको मेन बॉडी में ये ट्राइसेल्यूलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन के बारे में बात करना है. तो ये क्या है, व्हाट इज दिस मॉडल, राइट. उसके अलावा इस मॉडल में 3 सेल्स की बात की गई है. एक है आपका हेडले सेल, एक है आपका फेरल सेल और एक है आपका पोलर सेल. सो आपको उन सारे सेल्स में कैसे काम होता है, राइट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईच पर्टिकुलर सेल, आपको वो बताने पड़ेंगे. सो मैकेनिज्म ऑफ ईच सेल, और उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा ऑफ दिस ट्राइसेल्यूलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है इन सर्कुलेशंस का, राइट. सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंड देन फाइनली आप कंक्लूजन में बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन दीज सेल्स क्या है, राइट. हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग the general atmospheric circulation, so that you can talk in conclusion, or one para can be on this also to make it more contemporary, to make it more relevant आज के टाइम में, right. So we'll talk about that कि कैसे आपको ये करना चाहिए. सो अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप यहाँ पे फ्लो चार्ट या डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं. सो वी नो दैट जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस जो है उसको बताने के अलग अलग तरीके हैं, राइट. देयर आर डिफरेंट मॉडल्स. एक वेव मॉडल है, राइट, एक जोनल मॉडल है, एक मेरिडियोनल मॉडल है. सो व्हेन वी नो दैट दीज आर वर्टिकल और मेरिडियोनल और लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलेशंस, राइट. इसके अलावा एक होता है हॉरिजॉन्टल या फिर लैटिट्यूडिनल सर्कुलेशन. और दोनों का ही मेन पर्पस क्या है, व्हाट डज इट टॉक अबाउट, व्हाट डज इट सिग्निफाई. इट सिग्निफाई दैट हाउ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड एंगुलर मोमेंटम from equator to poles is taking place, right. So अगर हम vertical meridional circulation की बात करें, in vertical meridional circulation it talks about cellular circulation होता है along the meridian. So it talks about 3 cells. What are those cells? One is your headley cell, other one is your feral cell, थर्ड वन इज द पोलर सेल. जबकि अगर हम जोनल सर्कुलेशन की बात करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की बात करते हैं, सो इन दैट व्हाट इज एक्चुअली कंसिडर्ड जोन्स में, यानी कि अलोंग द लैटिट्यूड यहाँ पर जो है वो सर्कुलेशंस को कंसिडर किया जाता है, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट इन जोनल सर्कुलेशन में इस तरीके से, वन इज योर ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन एंड देन पोलर सर्कुलेशन. सो अगर हम जोनल सर्कुलेशन या लैटिट्यूडिनल सर्कुलेशन की बात करें तो हम ट्रॉपिकल सर्कुलेशंस की बात करेंगे. ट्रॉपिकल सर्कुलेशंस में भी हम डोल्ड्रम्स की बात करेंगे, ITCZ की बात करेंगे, राइट. देन डोल्ड्रम्स, ITCZ, उसके अलावा यहाँ पे आप एंटीट्रेड्स के बारे में बात करोगे, राइट. एंड देन व्हेन यू विल टॉक अबाउट द मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन, सो देन यू विल टॉक अबाउट द वेस्टर्लीज, राइट. एंड फाइनली देयर इज पोलर सर्कुलेशन. सो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारा जोनल सर्कुलेशन. दिस इज द जोनल सर्कुलेशन. बट जब हम लैटिट्यूडिनल यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि मेरिडियोनल सर्कुलेशन की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट हाउ दीज जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस आर टेकिंग प्लेस वर्टिकली, not horizontally. We are talking about how these circulations are taking place vertically, right, and that takes place in cellular form, right. So there are 3 different cells,
वन इज फेरल सेल, वन इज हेडले एंड वन इज पोलर सेल, राइट. तो आपको इनके बारे में बात करनी है. सो यू कैन मेक अ डायग्राम, मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस, एंड आप इनिशियली स्टार्टिंग में ही जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बता दो. आपने दोनों मॉडल बता दिया एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल, राइट. तो यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया आपके आंसर में शुरुआत में, राइट. नाउ यू विल हैव टू टॉक अबाउट ईच पर्टिकुलर सेल इन द मेन बॉडी, राइट. सो अगर हम यहाँ पे हेडले सेल की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरीडियोनल सर्कुलेशन, सो यू हैव टू टॉक अबाउट द हेडले सेल, राइट. सो हेडले सेल हमें कहाँ मिलता है? हेडले सेल हमें इक्वेटोरियल जोन में मिलता है. इट इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल जोन, राइट. इक्वेटोरियल जोन में हमें पता है कि सन की जो रेज हैं दे आर वर्टिकल, राइट, दे आर ओवरहेड वर्टिकल हैं. सो यहाँ पे क्या होगा? एयर विल बी वार्म, हीटिंग होगी. तो वार्म एयर क्या करती है? वार्म एयर उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो इट इज़ लाइट होगी, सो इट विल राइज. सो यहाँ पे लो प्रेशर इज क्रिएटेड अलोंग द इक्वेटर. तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि देयर इज वार्म असेंडिंग एयर, राइट. सो दिस वार्म असेंडिंग एयर इट एक्चुअली मूव्स पोलवर्ड. क्यों ये पोलवर्ड मूव करेगी? ये असेंड करती है वर्टिकली, पोलवर्ड मूव करती है इन अपर ट्रोपोस्फियर, राइट. एंड एज इट असेंड करेगी, बट कोरियोलिस फोर्स इज देयर. सो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? डिफ्लेक्शन करता है. किसी भी अगर रोटेटिंग सरफेस है, रोटेटिंग कोई बॉडी है, तो उसमें अगर मूवमेंट हो रहा है, सो उस पर क्या लगता है? एक सूडो फोर्स लगता है, विच इज द कोरियोलिस फोर्स इन केस ऑफ अर्थ, राइट. सो दैट विल कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड. सो दोज विल बी डिफ्लेक्टेड एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. सो इनका डिफ्लेक्शन हो जाएगा. बट एज दीज आर राइजिंग, सो राइज कर रही है, वार्म है, तो क्या होगा? मॉइस्चर भी है, सो इट विल कॉज हैवी रेनफॉल. सो हैवी रेनफॉल होगी, राइट. क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे. सो फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज दे आर राइजिंग, तो क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे. अब ये क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड से क्या होता है? When they are forming, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगा, तो लेटेंट हीट जो है वो रिलीज होगी. Now when this latent heat is released, it further strengthens the low pressure center, right? So it actually, this latent heat which is released, it drives the tropical cell. This becomes the driving force for this tropical cell, which is the headley cell. And we also see, because of this, there is torrential rainfall in this region. So यहाँ पर हमने इस तरीके से एक ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट. सो दिस ग्राफिकल और फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने इस डेटा को यहाँ पे दे दिया. अगेन यहाँ पे हमारे वर्ड्स भी बच गए, एंड हाउ it is looking more beautiful and connected also, that we have represented it here, right. इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम फेरल सेल की बात करेंगे. so we'll talk about feral cell. so feral cell हमको पता है कि feral cell 30 से 60 डिग्री नॉर्थ, 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच में होता है, राइट. 30 to 60, यानी कि ये वाला जोन, this is 30 degree, this is 60 degree, south 30 degree 60 degree, north. so ये वाला जो रीजन है, ये आपका फेरल सेल है, ये आपका हेडले सेल है, राइट. सो ये फेरल सेल मिड लैटिट्यूड रीजन्स में हमको मिलता है, राइट. एंड दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्टर्लीज. यहाँ पे कौन सी प्लानिटरी विंड्स फ्लो करती हैं? यहाँ पे आपको वेस्टर्लीज मिलती हैं. जबकि ये जो हमारा हेडले सेल है, यहाँ पे हमें कौन सी विंड्स मिलती हैं? यहाँ पे हमें ईस्टर्ली विंड्स मिलती हैं, राइट. सो दैट यू शुड नो.
सो यहाँ पे हमने वेस्टर्लीज के बारे में बात किया. सो इफ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, इट इज लाइक दिस. सो इस रीजन में आपको मिलेंगी ईस्टर्ली विंड्स, राइट. इस रीजन में ये कौन सी है आपकी फेरल सेल में, ये वेस्टर्लीज है. दीज आर ईस्टर्लीज एंड देन अगेन दीज आर व्हाट, दीज आर पोलर सेल में आपको पोलर ईस्टर्लीज मिलेगी, राइट. सो ये क्या है, ये आपका है हेडले सेल, ये है फेरल सेल, ये है पोलर सेल. सो हमने जो पहले इस फ्लो चार्ट में बात की थी, अगर हम इसको यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे क्या होता है, सन की रेज दे आर मोर डायरेक्ट. तो सन की अगर हम इस साइड से बताएं, सो इफ दिस इज योर सन, राइट. सो सन की रेज पड़ रही है, मोर वर्टिकल है, सो ऑब्वियसली यहाँ हीटिंग होगी तो लो प्रेशर डेवलप होगा, एयर इज राइजिंग. नाउ दिस एयर इज राइजिंग, सो ये वर्टिकली राइज होगी, बट देन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द पोलर एरियाज, so it is moving, but then there is Coriolis force acting, so because of which it gets deflected and then it descends at 30 degree. so ये 30 degree पे descend करती है and finally ये diverge होगी. so diverge हो रही है ये. so when it is diverging, it is coming towards the equatorial areas in the form of these easterly winds, and it is going towards this mid latitude region in the form of these westerly winds, right. so and then यहाँ पर क्या हो रहा है, so here at 30 degree we are seeing that there is divergence. Here we are seeing that there is convergence. उसके बाद में यहाँ पे क्या है, सब ट्रॉपिकल high pressure is developing. Now at this particular region, now winds are actually, ये winds आ रही हैं from the polar areas, they will converge, right. so यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर डेवलप होता है, राइट. एंड दिस इज हाउ दिस सर्कुलेशन कंप्लीट. सो ये पोलर सेल है. दिस पोलर सेल इज एक्चुअली थर्मली इंड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत कम है. एंड दिस इक्वेटोरियल सेल इज ऑल्सो थर्मली इंड्यूस्ड बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत कम है. एंड ये जो है दोनों सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर, दीज आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस विच इज टेकिंग प्लेस. सो दीज आर द 3 cells ऑफ द ट्राइसेल्युलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन. सो अगर वी वर टॉकिंग अबाउट फेरल सेल, सो फेरल सेल में क्या होता है, फेरल सेल में these are westerlies moving, right? But in feral cell we also find that there are zonal circulations. Zonal circulations in the form of anticyclones and cyclones. Temperate cyclones मिलते हैं ना हमें यहाँ पर. So these anticyclones and cyclones are also responsible for heat balance, for heat budget maintenance. So you will talk about these cyclones in this particular region, and the westerlies which are blowing in this feral cell, they are also influenced by these cyclonic and anticyclonic conditions, right? So that you should know. Then finally we have the polar cell. So polar cell हमें 60 से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में मिलता है, राइट. एंड इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है. दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड. नाउ यहाँ पर सोलर रेडिएशन बिल्कुल मिनिमल है, राइट. टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली लो. सो टेम्परेचर्स आर लो, बिलो फ्रीजिंग. सो अगेन यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस जो है दैट विल बी प्रिवेलिंग, राइट. एंड यहाँ पर आपको कौन सी प्लैनेटरी विंड्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पे आपको ईस्टर्ली विंड्स देखने को मिलती है, राइट. एंड जो भी यहाँ पे हीट बैलेंस है, टेम्परेट साइक्लोन्स और द साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, they actually help in taking some heat from the tropical areas to these polar areas, right. So यहाँ पे polar fronts are formed, right. Polar fronts are formed where two different air masses, two contrasting air masses are interacting. So यहाँ पे जो transfer of energy है in this cell is actually influenced by temperate cyclones. So again, now we have discussed in this question about each cell. पहले हमने जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात कर ली, राइट. वी हैव टॉक्ड अबाउट कि
एक वर्टिकल सर्कुलेशन होता है, एक जोनल सर्कुलेशन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या हमने बता दिया. देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेरिडियनल सर्कुलेशन क्या होता है. हमने एक एक सेल के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया. राइट नाउ इट इज दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्किंग यू दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइसेल्यूलर मेरिडियनल सर्कुलेशन. सो आपको अगेन यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करनी है. सो सिग्निफिकेंस की जब आप बात करोगे, सो यू विल अगेन टॉक अबाउट कि क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस क्या है. हमने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बात किया था कि जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है. सो अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करो, सो वन इज अगेन आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हो. हीट डिस्ट्रीब्यूशन, सो फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट एरियाज, दैट इज फ्रॉम इक्वेटोरियल एरियाज टू पोलर एरियाज, बिटवीन लैंड एंड सी. तो एक तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. उसके अलावा इन साइक्लोन डेवलपमेंट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. राइट साइक्लोन डेवलपमेंट्स लाइक टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनके डेवलपमेंट में भी दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेडली सेल में जो भी हीट ट्रांसफर होता है, सो दैट इज एक्चुअली ऑल्सो हेल्पफुल इन जनरेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन. राइट देन क्लाइमेट, आप क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस की बात कर सकते हैं. हाउ इंडियन मानसून्स दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय दीज जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. सो या आप मानसून्स के बारे में बात कर सकते हैं. देन अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट से रिलेटेड वेजिटेशन है. सो वेजिटेशन एंड वेजिटेशन बेल्ट्स आर ऑल्सो इम्पैक्टेड because of these circulations. Right, if there is any change in these atmospheric circulations, obviously the vegetation will be impacted. Right, these atmospheric circulations are actually responsible for the deserts on the western margin in the tropical belt. So tropical belt में जो Saharan deserts हैं, ये सारे deserts क्यों मिलते हैं? Right, why they are found on the western margins of the continent. Right, जो सब सहारन और जो हमारा वेस्ट एशियन regions में deserts हैं, why you find it on the western margins of the continent? Because we have seen in this diagram that these winds, subtropical high pressure में these winds are actually 30 डिग्री पे descend करते हैं. Now when they descend they create high pressure conditions. Now high pressure conditions की वजह से क्या होता है? High pressure conditions we know that this is the condition of subsidence inversion, and this actually hinders the formation of cloud. And also on the eastern margins what happens कि winds जो हैं they become almost dry. winds जो है वो offshore होती हैं, तो winds में moisture भी नहीं होता. as a result in areas में बारिश नहीं होती, बादल नहीं बनते, and so we find that these are having deserts. So you talk about that. उसके अलावा इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. राइट सो सिग्निफिकेंस में हमें इन एरियाज के बारे में बात करना होगा. राइट देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि इसमें आप क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात कर सकते हैं. क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं. राइट IPCC की 5th असेसमेंट रिपोर्ट इट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि हाउ द क्लाइमेट चेंज, हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल बी इम्पैक्टिंग योर these general atmospheric circulation. So this is a diagram that I've taken from a research paper. Right, so this actually shows that यहाँ पर जो आपका ये हेडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को दिखा रहा है. दिस इज योर इक्वेटर ITCZ, मिड लैटिट्यूड बाउंड्रीज है ये, एंड दीज आर योर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस इज द हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज. राइट दिस इज योर ट्रोपोपॉज, एंड इसके ऊपर ये जो है स्ट्रेटोस्फियर है. राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है कि ये जो हेडले सेल है दैट इज एनलार्जिंग. हेडले सेल एरिया वाइज बड़ा हो रहा है. क्यों बड़ा हो रहा है? बिकॉज वी हैव सीन दैट जो मिड लैटिट्यूड रीजन्स हैं वहाँ पर भी वार्मिंग इज सीन. नाउ व्हेन देयर इज वार्मिंग इन दिस मिड लैटिट्यूड रीजन व्हाट विल हैपन? द हेडले सेल जो है दैट इज इंक्रीजिंग. सो हियर यू सी द रेड, these signs. So these are showing that headley cell is expanding. Now since headley cell is expanding, the circulations in the headley cell, now since headley cell has expanded, circulations in headley cells
have weakened or have slowed down, right? Now when the circulations in headless cell have slowed down or weakened, what will happen? Heat anomalies that will increase in the headless cell, in the tropical areas. Heat anomalies will increase. That means जो हमारे tropical cyclones है that we see, tropical cyclones, their frequency is increasing, right? Their intensity is increasing, right? उसके अलावा जो वॉकर सेल है that will be impacted. Phenomena like El Nino, La Nina, their frequency has increased. So इनकी frequency भी increase हुई है. So again, what is this? This actually shows that the circulations in headless cell, as it has expanded, circulations in headless cell have weakened, because of which you find heat anomalies are more in this particular cell. Tropical cyclones, उनकी frequency intensity बढ़ रही है. El Nino, La Nina जैसे events जो है they are becoming more frequent, right? Their frequencies are increasing, their intensity is increasing. पहले 5 से 6 साल में आते थे, अब 3 से 5 साल में ही आने लग गए, right? So that is one impact, right? Then if you see in this diagram जो feral cell है, अब obviously when this headless cell is encroaching into the area of feral cell, तो feral cell will reduce. Now when the feral cell will shrink, what will happen? Feral cell में जो circulations है, circulations in feral cell, they will increase. So when the circulations in feral cell will increase, what will happen? The westerly winds, the planetary winds, the primary circulations, westerlies, they will intensify. Now when westerlies will intensify, we see that the temperate cyclones, their intensity and frequency will increase, right? And when their intensity is increasing, that means also when westerlies are strengthening, temperate cyclones are increasing in intensity and frequency, they will be encroaching in the polar areas. More and more encroachment in the polar areas, right? And then they will be carrying will be carrying warm air with them, so that will be encroaching in the polar area. So one impact is that. उसके अलावा westerlies are intensifying, so यहाँ पे हमें upper air jet streams भी मिलती हैं इस region में, so that jet streams will also start meandering more. When more and more jet streams will meander, what will happen? Meandering belts जो है, they also extend to the equatorial region, right? So when more and more jet streams meander and they extend to the equatorial region, they will establish what? They will lead to also establishment of high pressure in the tropical areas. And when the high pressure conditions prevail, what will happen? Rainfall can decline, and drought-like conditions can also prevail. Drought-like conditions can become more frequent, right? So that is also one impact of this climate change on the feral cell. Also, when we talk about intensity of temperate cyclones is increasing, so we know that temperate cyclones are not hazardous, right? उनकी ज़्यादातर speed जो है वो 30, 40, 50 km/h की range में ही रहती है. But then there are cases where temperate cyclones की जो speed है, velocity है, that has actually increased beyond 80 km/h. So that is also an event of of climate change. उसके अलावा पोलर सेल में क्या क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे उसका ज़्यादा डेटा नहीं है अवेलेबल, बिकॉज उतने एक्सपीडिशंस क्लाइमेटिक हार्शनेस की वजह से वहाँ पे उतनी रिसर्चेस वगैरह नहीं की गई. सो दिस इज़ द IPCC रिपोर्ट की असेसमेंट, राइट? सो यू कैन टॉक अबाउट दिस रिपोर्ट, यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस showing the impact of climate change on this general atmospheric circulation, right? So there is also a case where this tropopause की जो height है that is also increasing, right? Height of tropopause is increasing. So what will happen? The circulations are in the headless cell, they have weakened. So you talk about this, make a diagram like this, you will obviously get 1 and 1.5 marks more than other people, right? So you can
frame your answer like that, right? So this was it for this lecture. Keep studying. Thank you.